नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए चित्रा मुद्गल जी की एक कहानी गर्दी सुना रही हूँ। गर्दी यानी कि भीड़। तो शुरू करते हैं कहानी। गर्दी। टैक्सी वाले ने मीटर डाउन कर प्रश्न भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। साइंस सर्कल। पिछली सीट पर बैठते हुए उसने उत्तर दिया। एयर बैग उसने दाहिनी खिड़की की ओर सरका दिया। छोटी अटैची नीचे पाँव के निकट ही रख ली। एयर बैग बहुत भारी है, क्या भरा हुआ है उसे नहीं मालूम। शक्करपारे रखे हुए हैं, इसकी जानकारी चलते समय उसे विशेष रूप से दी गई ताकि वो यात्रा के दौरान इच्छा हो तो उन्हें चाय के साथ टूंग सके। दीर्घ निश्वास भरकर उसने स्वयं को सीट पर ढीला छोड़ दिया और आंखें ढांप लीं। टैक्सी की धीमी तेज होती रफ्तार उसके ऊपर से गुजरने लगी। रेनू ने कहा था कि बेसिर पैर की उड़ती उड़ती बातें सुनकर मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगा, बल्कि विश्वास नहीं हुआ कि तुम ऐसे हो सकते हो। संबंधों के विकल्प बहुत ज़रूरी होते हैं, हम सबके लिए, जीने के लिए। विकल्प ज़रूरी नहीं होते तो शायद हम अपने सगे काका, चाचा, ताई, बुआ के अलावा अन्य किसी को इन रिश्तों से संबोधित ना करते। लेकिन सत्य की खुरदरी वास्तविकता एक ये भी है कि उनके आधार अचानक हमारी तृष्णाओं, भावनाओं के दबावों को जाने अनजाने ग्रहण कर किन्हीं और भावों के रूप में अकुआ आकार को छटपटाते अपने नैतिक संबंधों के संबोधनों के प्रति बेईमान होने लगते हैं। तुम राजी के साथ इसमें से भी किसी भी रूप में हो आपत्ति नहीं है, कम से कम मुझे नहीं। लेकिन ईमानदारी पहली शर्त है, अपने को जानने और उसे छद्म में विहीन होकर जीने की। शायद ईमानदारी से ज़्यादा सही शब्द है साहस। तुम खामोश कैसे हो गए? रास्ते भर वो उलझा रहा, अपने से नहीं, कुछ अनचाहे दबावों से विवश होकर। यात्रा में वो पढ़ने का शौकीन था। वेद प्रकाश काम्बोज का कोई भी हल्का फुल्का जासूसी उपन्यास नहीं पढ़ पाया, बार बार खोलकर आंखों के सामने फैला देने के बावजूद भी। दिमाग में रेनू थी, रेनू के साथ वो घर जिसके बारे में वो चीख चीख कर रेनू से अपना असंतोष व्यक्त करना चाहता था कि तुम एक पक्षीय होकर मेरी ओर ही क्यों उंगली तान कर खड़ी हुई हो? उसकी ओर तुम्हारी उंगली क्यों नहीं उठ रही? वो कहना चाहता था, रेनू, वो घर मेरे लिए धारा की प्राणलेवा भंवर सदृश हो गया है, जिसमें फंसकर अपनी दर्दनाक मौत को रेशे रेशे महसूस करते हुए उसकी ओर बढ़ना ही है। ये लोग सिर्फ मेरी अंत्येष्टि की प्रतीक्षा में हैं, उतावले। वो इतना निर्मम और कटु होकर क्यों सोच रहा? उसे अपने ऊपर अचरज हुआ। बरसों बाद जब लोग अपने आत्मियों से मिलते हैं तो एक स्निग्ध पुलक से भर उठते हैं, उन्हें छोड़ने का मन नहीं करता। किंतु उसके साथ सब कुछ विपरीत हुआ। उसे उनसे अलग होना सांसें पाने जैसा लगा, शायद इसलिए कि वो अपनों से नहीं, संशयों से मिला, अविश्वास से भेंट हुई उसकी। तेरी तो माँ। टैक्सी ड्राइवर की भद्दी सी गाली ने उसे चौंका दिया। वो दाहिनी ओर लुढ़कते हुए बचा। किसी गाड़ी ने शायद गलत तरीके से ओवरटेक किया था। मरने की जल्दी है साला लोगों को। ड्राइवर झुंझला उठा। देखा साहब आपने, वो मरता हम लोगों को भी साथ ले जाता। उसे कौतूहल नहीं हुआ, ना कोई दिलचस्पी। उसे बेवजह सुनाया जा रहा या सुनाई पड़ रहा। अपने इर्द गिर्द उबल रही गर्दी यानी कि भीड़ से उलझा वो किसी और प्रवंचना के लिए प्रस्तुत नहीं। वो सीधा गेस्ट हाउस पहुंचना चाह रहा। कमरे पर करंदीकर होगा ही। बोलना तो वो बिल्कुल नहीं चाहता, अपने से भयभीत है। होंठ खोले तो शायद ड्राइवर से कह देगा, कोलीवाड़ा सरदार नगर चलो, आज इतवार है, राजी घर पर ही होगी और उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। डिच। एयर बैग पलटकर सीधा सीट पर लुढ़क गया। टैक्सी को सहसा ब्रेक का झटका लगा। उसने दरवाजे से लगे हैंडल को पकड़ लिया। माँ के लिए ये साड़ी ठीक रहेगी ना? खटाऊ की फुल वाइल की है। मन नहीं किया कि एकदम सादी सी ले लूँ। हल्के बैंजनी फूल हैं, तुम ज़बरदस्ती पहनाना उन्हें। ब्लाउज़ कैसा पहनती हैं, सलूके टाइप? तब 1 गज पूरा लग जाएगा। बड़ी भाभी के लिए चमड़े का बटुआ रखे देती हूँ, तुम बता रहे थे ना, उन्होंने हमसे फरमाइश की थी एक बार। लो, ये रख लो। योनेक्स के 2 रैकेट रीता और आलोक के लिए। माँ की चप्पलों के नाप का अंदाज़ा है? हर बार अटैची से कपड़े निकालते हुए हाथ नीचे दबे उपहारों से टकरा गए। उस रोज़ गुजर जाने से पहले बड़ी देर तक वो अटैची खोले रहा। मन हो आया कि सबको आवाज़ देकर करीब बुला ले और सेंटा क्लॉस की भांति रह रहकर कुनमुनाते उपहारों को उनके हाथों में पकड़ा दे। तुम्हारे लिए राजी ने भेजे हैं, तुम लोग जो उसे डायन ठगनी घोषित करने पर तुले हुए हो। किसी को पुकार नहीं पाया।
खुसफुसाहटों से भरी शक्लें दंगाइयों सी हाथों में गंडासे ताने नजर आईं, जो मौका पाकर उन उपहारों की हत्या कर देने को कटिबद्ध लगीं। उसे राजी की भावनाओं की हत्या मंजूर नहीं। उसने कपड़ों के ढेर के नीचे काफ़ी सावधानी से उपहार दबा दिए, ताकि ज़रूरत की चीज़ें निकालते समय कोई करीब आ भी खड़ा हो तो भी उसे भनक न लगे। चौथे ही दिन माँ ने जिद की, दोस्तों से अड्डेबाजी बहुत हो गई। 15 दिनों के लिए ही आया है, वो भी 4 साल बाद। रेनू और पुष्पा दादा दादा करते नहीं आघाती। उन दोनों बहनों के पास एक न एक दिन के लिए रहा। खबर उन्हें लग ही गई होगी और तू आया हुआ है। सुनकर वे खुद ही चली आती। एक तो ससुराल का मामला ठहरा, ऊपर से दोनों के बच्चे स्कूल जाते हैं। आज्ञाकारी बच्चे की भांति माँ की बात फौरन मान ली। रेनू से मिलने की इच्छा उसके भीतर स्वयं बलवती हो रही थी। घर में सिर्फ रेनू ही तो थी जिससे उसकी पटने की हद तक पड़ती। उम्र में उससे 4-5 साल का ही अंतर था, लेकिन रेनू उसे अपने से बड़ा मानने को तैयार ही नहीं होती। कई बार माँ के हाथों इसलिए पिटी कि वो उसे कभी दादा कहकर पुकारने को तैयार नहीं हुई। जब कभी रेनू खट जाती, वो किसी बहाने से माँ से जड़ देता। 4 कप चाय मंगवाई थी ऊपर, पट्टी ने सुनी अनसुनी कर दी। आखिर मुझे ही नीचे आकर ले जाना पड़ा। हर्जा नहीं होता है पढ़ाई में। उस दोपहरी सीढ़ियाँ फलांगती झरझौसी माँ के साथ बड़े भैया को भी ले आई थी दुछत्ती में। बिखरी किताबों कॉपियों के बीच ताश की महफिल जमी हुई थी। सभी की उंगलियों में सिगरेट सुलग रही थी। बड़े भैया और माँ को साक्षात सामने पाकर मंडली को सांप सूंघ गया। दोस्त कॉपी किताबें समेटे बिना उठकर सटक लिए थे। उसके गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़कर भैया माँ की छूट को कोसते हुए पांव पटकते नीचे उतर गए। अगले ही रोज़ फरमान जारी हो गया कि दोस्तों के साथ ऊपर पढ़ने के बहाने मौज मस्ती नहीं चलेगी। पढ़ना ही है तो रेनू के संग बैठकर पढ़। एक दर्जे में ना हुए तो क्या हुआ, साथ बैठकर पढ़ा तो जा ही सकता है। एक साथ कॉपी किताबें खोल लेने के बावजूद काफ़ी दिनों तक उनमें कुट्टी रही। एक पूरब को मुंह फेर लेता, दूसरा पश्चिम को। लेकिन मन मुटाव ज़्यादा समय न चल पाया। दोनों समझौते पर उतर आए। और वो अंडा प्रकरण। एक दोपहर उसे ऑमलेट खाने की प्रबल इच्छा हुई। जेब में छिपाकर अंडे ले आया। चाय के बहाने रेनू ऊपर स्टोव उठा लाई। माँ किसी के घर अपना चकला बेलन संगले बारात की पूड़ियाँ बेलने गई हुई थी। रेनू ने ऑमलेट बनाया। प्याज के छिलके उसने बड़ी होशियारी से छत की मुंडेर के पिछवाड़े फेंक दिए। माँ के आने से पूर्व बर्तन माज धो चौके में पहुँचा दिए। लहसुन और प्याज से वर्जित घर में अंडे। माँ की कट्टरता से भयभीत दोनों ने पेट दर्द का बहाना कर उस रात उनके नज़दीक बैठकर गर्म फुलके नहीं परसवाए। रेनू दुछत्ती में 4 अगरबत्तियाँ एक साथ जलाकर रखाई। वही घर उसके और नटखट रेनू के ऊधमों से उल्लसित कितना अपरिचित रौनक विहीन मिला उसे। उन हुड़दंगों को उसने सब तरफ घूम फिर कर टोहने पाने की कोशिश की। माँ को तमाम वहम हो गए थे। मसलन वो राह पर नहीं, किसी के बहकावे में अपना दीन धर्म भूल गया कि वो कोई अनाथ बच्चा नहीं, उसके किए धरे पर कोई हिसाब किताब लेने वाला सिर पर मौजूद नहीं। भले ही वो अरसे तक कमाने धमाने के चक्कर में दूर प्रदेश पड़ा हुआ। उन वहमों पर अविश्वास की दीवारें चुन दी थी राजी की चुप्पी ने। माँ की हर जिज्ञासा बेतुके सवाल का रूप धर उस कुल्हाड़ी पर उठाकर उसकी समझ में नहीं आया कि माँ स्त्री होकर किसी स्त्री की भावनाओं के प्रति नासमझ, कठोर और दुराग्रही क्यों है। उसकी चुप्पी उन्हें बेलगाम प्रपंचों से दूर करने की कोशिश नहीं, अपने मातृत्व की अवहेलना और किसी पिशाचिनी के दुष्प्रभाव का दुष्परिणाम महसूस हुई। जितने दिन वो घर पर रहा, माँ ने न जाने कहाँ कहाँ की राख बड़ी चतुराई से आंखें बचाकर उसकी चाय या दूध में घोल घोल कर पिलाई। छुआ छुआ और टोटके के लिए उसे आभास हो गया कि उसके पीछे उसकी अटैची को खोला गया। चीज़ें रखी यथास्थान अवश्य दिखी, बस उनका क्रम बदला हुआ था। तुम्हें सच बता दूं, बोलते बोलते वो क्षण भर के लिए ठिठका। कुछ भी नहीं है ये जो सोचे हुए हैं। उस महानगर के बियाबान में जहाँ रोजी रोटी की तलाश में पहुँचा व्यक्ति संघर्ष की आरी से बोटी बोटी होता अपनी संवेदनाओं का रक्त स्वयं पी जाता है, वहाँ सुरक्षित बचता तभी है जब उसे अनायास किसी घर में अपना घर मिल जाता है, रिश्ते मिल जाते हैं, अपने घर की भभक ख़त्म हो जाती है। तुम भी उलझ गई। जो भी बम्बई में तुमसे मिलकर आया, तुम्हें समझा कर आया, उसने यही स्पष्ट किया कि तुम उस घर को चलाने लगे हो। घर ज़रूर चला रहा था, उसकी ज़रूरत थी। अब राजी नौकरी करने लगी है। राजी भाभी। परिवार पर अचानक टूटे पहाड़ के चलते जिन परिस्थितियों में वे अकेले असहाय हुए,
वहाँ अगर मैं उन्हें बेसहारा छोड़ देता तो शायद अपने से ज़्यादती होती। तुम सबने भी, क्योंकि तुम सब उस घर में मेरे लिए मूर्त हो गए थे। बच्चे कितने हैं उनके? 2 2 लड़कियाँ, रूना 10 की, मीता 6 साल की। उम्र में तुमसे बड़ी है? जानने की आवश्यकता नहीं, अनुभव की। इतनी छोटी उम्र में? उमेश को बीमारी क्या हुई? अल्सर फट गया। डॉक्टर को भी हैरानी हुई, इलाज क्यों नहीं हुआ? तुम्हें उमेश का नाम कैसे पता? भूल गए? तुमने ही तो लिखा था कि उस महासागर में तुम्हें तुम्हारा एक बहुत पुराना अजीज़ दोस्त मिल गया है, उमेश। सिगरेट मिलेगी? उसे अच्छा लगा। रेनू पहले की तरह ही उससे लंबी लंबी बातें कर रही थी, तर्क कर रही थी, जो उसका परस्पर पुराना रिश्ता है और पुराने रिश्ते को अनायास लंबे अंतराल के बाद उनके दरमियान सजीव हो उठना तसल्ली दे गया। मुश्किल है। ये तो पीते नहीं, रखते ज़रूर हैं दोस्तों आदि के लिए। देखती हूँ इनकी मेज़ की दराज में। ढूंढ कर रेनू सिगरेट का पैकेट और माचिस ले आई। वो सिगरेट सुलगाकर बड़ी देर तक मौन हो आया। रेनू को देखता भर रहा। पता नहीं कहाँ थी वो, उसमें या अपने में। खामोशी तोड़ी। तुम्हारे प्रोफेसर साहब की कहानियाँ वहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, बहुत बकवास झाड़ा करते हैं। बहुत से लोग इस बकवास की तारीफ़ करते नहीं अघाते। फिर तुम्हें कहानी की समझ कहाँ? तुम तो पढ़ते होगे विनोद हमीद वाली जासूसी किताबें। वो हंसा। कुछ परिष्कृत हुआ है मामला। वेद प्रकाश कम्बोज पर आ गया हूँ। लौटेंगे कब तक? 3-4 रोज़ मद्रास में ही लग जाएंगे। उड़ीसा में भी 1 आध रोज़ रुकेंगे। सतीश वहीं है, सबसे छोटा वाला देवर, याद है? हाँ। 1 प्याला कॉफ़ी और चलेगी? उसके खाने से वो कुछ उलझी। आहिस्ता से उसकी कुर्सी के हत्थे से आकर टिक गई। ज़रा बच्चों को देख कर आती हूँ, उधम ज़्यादा ही हो रहा है। कॉफ़ी भी बना लाती हूँ। कहाँ हो तुम? दिन में कम से कम 6-7 बार चाय वाय बनवा कर पिया करते थे। तुम्हें आए हुए पूरा दिन हो रहा, और तुमने? रेनू का सर मीठे उलाहने से भर आया। भांजे भांजियों की संख्या तुमने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा ली। दूसरी सिगरेट जलाकर उसने होठों को गहरा कश खींचा। तुम्हें तो सिर्फ एक चाहिए था। चलो, तुम्हें ये परेशानी नहीं झेलनी होगी, दहेज में ही मिल रहे। रेनू, मुड़ती हुई रेनू क्षणांश उसके स्वर के बर्फीलेपन से जड़ हो उठी, फिर तेजी से मुड़ी और रसोई की ओर बढ़ गई। वो फिर भीतर विस्मित होता बुदबुदाया, कहीं रेनू में माँ की आत्मा तो नहीं प्रवेश कर गई? उंगलियों के बीच फंसी सिगरेट की टीप घूरी उसने। उसे माँ की डेथ बेड पर होने का झूठा टेलीग्राम देकर बुलाया गया था। राजी चिंतित हो उठी थी, वो भी घबरा उठा। छुट्टी की समस्या है, जो भी हो तुम्हें जाना ही चाहिए। लीव विदाउट पे ले लो। शुरुआत में उस अपरिचित महानगर के 4 दिन भी 4 साल से खिंचे हुए महसूस हुए थे। आया तो भीतर ही भीतर अनिश्चिंत था। पता नहीं किस वक्त ये तय कर ले कि उसे इस शहर में कतई नहीं रहना। चलते समय उड़ेली गई दोस्तों की हिम्मत अफजाई भी यहाँ की दम घोंटू गर्दी में हाथों से सरक गई थी। तीसरे रोज़ ही उसका जी एकदम भड़बड़ा उठा। गेस्ट हाउस के सकरे कमरे की दीवारें सिमटती सी महसूस हुई। लगा किसी भी क्षण किसी जेलर का रुमाल हवा में लहराएगा और उसके नीचे से फांसी का फंदा खींच लिया जाएगा। चलते समय अपने कस्बे में दोस्तों ने उसे अच्छी नौकरी के लिए बियर की पार्टियां दी। नौकरी को लेकर वे उससे ज़्यादा खुश दिखे थे। हिंदुस्तान के सबसे संपन्न शहर में मिल सकोगे यार। हमें देखो, कस्बे की घिसी पिटी नौकरी में केचुओं से घिसट रहे हैं। गाड़ी पर छोड़ने आया। पूरा घर अपनी छाती की उष्मा उड़ेलते उसे आश्वस्त करता रहा। हम सब तुम्हारे साथ चल रहे हैं यार। कुछ जमा जुमो लो तो ज़रा अपना भी ख्याल रखना। वहाँ के एक आध कॉलेज में मैंने प्रार्थना पत्र भेजा हुआ है, एक दोस्त ने कहा। डॉक्टर सिंघल वहीं हैं, मिलना हो तो मेरे विषय में चर्चा छेड़ना। वे सब जानते थे वो कहीं टिकता नहीं। उसके लिए टिक पाना बड़ा मुश्किल है। किसी वक्त मनोचाट हुआ नहीं कि बोरिया बिस्तरबान शहर से बाहर। कुछ को उसकी ये हरकतें गैर जिम्मेदाराना लगती, कुछ ईर्ष्या से भुनते। कितना बेमुरव्वत है, किसी को छोड़कर अकेला नहीं हो जाता। तस्वीर बहुत जल्दी बदल गई। वापसी के लिए बोरिया बिस्तर बंध चुका था कि उसके दम घुटे और ऊबे मन को अचानक उस विकराल शहर की अजनबियत के बीच अपनत्व का स्पर्श मिल गया। वो सायन स्टेशन पे था, जहाँ उमेश से सहसा उसकी भेंट हो गई। स्टेशन की गर्दी की धक्का मुक्की में एक अपरिचित हथेली का दबाव उसे बहुत पीछे लौटा ले गया। कुछ ज़्यादा मोटी हो गई शक्ल और फूल गए शरीर वाले उमेश को पहचानने में थोड़ी मुश्किल हुई। पहचानते ही वे एक दूसरे के बगलगीर हो गए। उस शहर की पहली आत्मीयता, पहली बौछार की सौंधी सी माटी की,
इलाहाबाद नैनी की एक फैक्ट्री में क्रेनों को संचालित करता चरहरा युवक उमेश 11 साल पहले उसने मामा जी के पास रहकर कुछ दिनों वहाँ काम किया था। उन कुछ दिनों में वे और उमेश एक हद तक बेतकल्लुफ़ हो गए थे। शाम के बाद का पूरा समय उनका अपने ढंग से कटने लगा था। मामी की झुंझलाहटों से मामा लाचार थे। रात देर से आना उसके बिगड़ेपन का कारण मान लिया गया। दूसरी जगह ठिकाना बनाने का मतलब गलत निकाला जाता। तनातनी से उखड़कर वो घर लौट आया। बाद में उसके और उमेश के मध्य मुश्किल से एक आध पत्रों का आदान प्रदान हुआ होगा। घर पर ही रहकर उसने मैनेजमेंट का कोर्स किया और पार्ट टाइम जॉब भी। इसी बीच सहसा उसकी नियुक्ति दिल्ली की एक फर्म में हो गई। कोर्स अधूरा छोड़कर वो दिल्ली चला गया। शुरुआत में छुट्टी मिलने का सवाल ही नहीं उठता। साल भर बाद घर पहुंचा तो माँ ने उसके नाम इकट्ठी की हुई तमाम डाक थमा दी। रेनू थी तो इन्हें भेजा भाजा करती थी तेरे पास, मुझसे नहीं होता हवा था। फिर तेरा पता ठिकाना भी तो कोई एक हो तो। उन्हीं पत्रों के बीच उसे उमेश की शादी का कार्ड मिला। सीधा घर चलते हैं, 10 मिनट का पैदल रास्ता है, उमेश ने उससे कहा। मैं चाहता हूँ गेस्ट हाउस में बैग रखकर तनिक तरोताज़ा हो लूँ। मुझे तो तू पहाड़ खोद कर आया ही नहीं लग रहा। फिर भी उसने जवाब दिया, चल छोड़ भी। दोनों ने ताशकंद एम्पोरियम के सामने से सड़क पार की और रूपम वाली गली में मुड़ गए। उमेश की रस भरी बदकही में 11 साल लंबा अंतराल एक पर एक प्लेटफॉर्म छोड़ती गाड़ी के साथ गंतव्य की ओर बढ़ता फासला तय करता रहा। जब तक वे कोलीवाड़ा रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचे, वो उसकी प्यारी पत्नी राजी, बच्चियों रूना और मीता से परिचित हो चुका था। उनकी कद काठी से ही नहीं, चेहरे मोहरे, पसंद नापसंद, रुचि अरुचि से भी। पटरियों पर से गुजरते हुए उसे महसूस हुआ जैसे वो उमेश के घर पर पिछले 11 वर्षों से निरंतर आ जा रहा है। कल रात वो वहीं था, आज शाम फिर जा रहा है। कोई अंतराल उनके मध्य गुजरा ही नहीं। हाउसिंग बोर्ड की चालनुमा इमारतों के बीच से होते हुए वे ट्रांजिट कैंप से लगी हुई मुख्य सड़क पर आ गए। यहाँ सरदारों के ढाबों पर तंदूरी और फ्राई फिश इतनी लजीज मिलती है कि तो हो जाए एक दिन बियर का जश्न। बियर की छोड़, बेवड़ा चखा है मुंबई का? बेवड़ा अड्डे के देसी परसों नरसों का कार्यक्रम बनाए। पक्का, वो चहका। मुंबई में वो उसकी पहली भटमारी होगी। किसी अड्डे पर जाने के प्रस्ताव पर उसे बेहद खुशी हुई। शादीशुदा दोस्तों से वो इस मामले में काफ़ी निराश रहा। कोई कार्यक्रम बना तो वह भीगी बिल्ली से लार टपकाते हुए गली में पड़े लाइसेंस के पट्टे छूने लगते हैं। पता नहीं राण ने क्या काट कूट कर पिला दिया उसके बच्चों में जो बाल सफ़ेद कर रहा है। कोहनियों के नीचे पलकों के भीतर चल रहे स्मृति दृश्य एकाएक टूट गए। माँ की जहरीली खुसफुस ने उसकी नींद हुस्का दी। नर्सिंग होम वाली की लड़की दिखा, आप शादी वादी की बात पक्की करके ही भेजो। पुष्पा जिज्जी के स्वर में अब और अधिक ढील न देने की चेतावनी थी। 2-3 बार बात निकाली कि भड़क गया, मुझे अभी सेटल होना है। चक्करों में मत आइए, कहीं का नहीं छोड़ा। ज़्यादा तिया पाँचा करे तो कह दीजिए सीधा कि मैं भी तेरे साथ चलूँगी। सेहत ठीक नहीं मेरी, इलाज का बहाना करके और टिकट कटा लो। कहा, ये भी कहा, असर नहीं हुआ? उसने करवट भरी। माँ और जिज्जी उसके जागने के अंदेशे में सहसा खामोश हो गई। महसूस हुआ कमरे में धीरे धीरे हवा ख़त्म हो रही। उसे उठकर बाहर निकल जाना चाहिए। उठा नहीं, ढीलेपन से जकड़ा आंखें मूंदे पड़ा रहा। जिज्जी कल ही आई हैं उससे मिलने। इस बात पर नाराज़ थी कि वो छोटी रेनू से मिलाया और उनसे मिलने नहीं पहुंचा। वे हमेशा ही उससे अपने बड़े होने की हक अदायगी चाहती रहीं। पता नहीं क्यों, अन्य भाई बहनों की तरह ना वह कभी उनका रोक खा पाया, ना घर में की गई उनकी दखलंदाजियों को ही बर्दाश्त कर पाया। उस पर अपने दबदबे को बेअसर देखकर वे हमेशा खुन्नस खाती, डंके की चोट पर घोषणा करती, इसे तो भला आदमी बनना नहीं। न एक दिन ये ख़ानदान की नाक कटवाकर हथेली पर धर दे तो मेरा नाम पुष्पी नहीं। और बरसों पहले उसको लेकर की गई भविष्यवाणी आज उन्हें असलियत में परिणित होती हुई दिखी तो वे सवा शेर हो उठी। उसे पुनः चियाया हुआ पाकर उनकी हिम्मत निर्द्वंद हुई। खुसफुस फिर शुरू हो गई। माँ बोला कहीं कमरा ठीक ठाक देख लूँ तब बुला लूँगा। 4 साल से मुंबई में है, एक कमरा ठिकाने का नहीं ले पाया। 4 सालों में लोग मुंबई में अपना फ्लैट बना लेते हैं। जिज्जी ने अविश्वास जाहिर किया। सब बहाने हैं, कहीं ब्याह व्याह तो नहीं कर बैठा उस गुपचुप उस राण से? भगवान जाने, माँ ने प्रतिक्रिया में निश्वास भरा। भगवान भगवान तो क्या, हंस रखा है उसने।
अब छोड़ना चाहे तो वो क्यों छोड़ेगी। दूसरा खत्म करने का रिवाज जो चल निकला है। कहता है भाभी है मेरी। उसने कहा और हमने मान लिया। कमाई हड़पने के बहाने हैं हरजाइयों के। कब तक पड़े पड़े सुनता रहे। चादर परे फेंक कर उठ बैठा। पंजों में अजीब किस्म की चटकन भरने लगी। जी में आया दोनों डायनों की गर्दनें मरोड़ कर दीवार से लगी खूंटी पर टांग दे, पर फायदा। माँ इस संबंध में उससे सीधे सीधे सवाल जवाब क्यों नहीं करती। खूंटी पर टंगा 3 दिन पुराना मैला कुर्ता उतार कर उसने शरीर पर डाल वो पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। माँ की पुरानी आदत है, जुमले उनके होते हैं, ज़बान जिज्जी की, विष बूझी। वो कुछ कहना चाहती हैं वो स्वयं नहीं कहती, कहलवाती हैं, और जो कुछ जानना होता है वो दूसरों से सुनती हैं, खुद उससे पूछती नहीं। कुर्ते से भभक उठी, अपने ही पसीने की बू ने उसे मितला दिया। मुंह में पनिया मतली को उसने जीने के दीवार पर पिच से थूका 3-4 बार। इतनी फिक्र यहाँ किसे है कि वो रेनू के यहाँ से लौटा है और उसकी अटैची मैले कपड़ों से भरी है। कैसा प्यार है, अपनत्व किस बात का। वहाँ उस घर में उसके कपड़े इतने समय तक मैले कुचैले टंगे होते। वे पिछली रात अपने घर छूट गई रेनू को सहसा बाँह से दबोच अपने निकट खींच लाया और प्रश्न कर बैठा। कितने ताने तुक्के कस रही थी उस पर कि वो अपने घर वालों की चिंता छोड़कर दूसरों की खिदमत में अपना भविष्य सुहा कर रहा है। बड़ा परिवार है, यहाँ फुर्सत किसे, रेनू ने जवाब दिया। वहाँ कैसे फुर्सत निकल आती है, घर के कामकाज के साथ राजी नौकरी भी तो कर रही है। आदमी को वश में करने के मंत्र भी तो हो सकते हैं ये। वे मंत्र यहाँ नहीं हो सकते। खून के रिश्ते में दिखावों के लल्लो चप्पो नहीं होती। यानी खून का रिश्ता हर मर्ज का इलाज हो गया। खुद का रिश्ता न हुआ तकाजे भरा महाजन का डंडा हो गया। साथ चलते रेनू एकाएक निरुत्तर हो आई। क्यों फिजूल भाड़ा भरते हो। राजी की बात उसे सही लगी थी। गेस्ट हाउस के कमरे में वो रात को सोने भर के लिए ही जाता है। गेस्ट हाउस के यार दोस्त उस पर फिक्रे कसने लगे हैं। कई ज़रूरतमंदों को बिस्तर नहीं मिलते, तू कमरा छोड़ क्यों नहीं देता। बहुत सोचा। राजी और दोस्तों के तर्कों पर गौर करता रहा। उनकी बात 100% सही लगी। वहाँ जाए बगैर वो रह नहीं सकता। कभी भूले भटके दोस्तों में फंस भी गया तो कमरे पर लौटकर पता चलता कि राजी का फ़ोन आया था। तब मन करता कि सोने के बजाय वह फ़ौरन राजी के घर पहुँच जाए। रोना और मीता अभी तक सोई नहीं होंगी। राजी किसी उपन्यास में स्वयं को उलझाए जाग रही होगी। खाना हो चुका होगा, उसके बावजूद राजी का आग्रह होगा कि साबुत उर्द उसने और राजमा बनाया है, वो ज़रा चक्कर तो देखे। रूना कॉफ़ी पिलाए बगैर नहीं मानेगी। मीता हमेशा की तरह ठुनकती एक ही फरमाइश दोहराएगी, अंकल हम आज आपको लौटने नहीं देंगे, आज आप हमारे पास सोएंगे और हमें राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाएंगे। मीता को पौराणिक कथाएं सुनने का शौक़ है। अचानक याद आएगा तो तुरंत मांगेगी, अंकल मेरी एक्लेयर। पूरा परिवार उसे घेरे हुए था। उसी क्षण उसे लगा कि जब तक उसने कसम खाने के लिए माँ के सिर पर विवश होकर हाथ नहीं रखा वो जिंदा था। हाथ रखते ही वो सचमुच बड़े भैया के साथ बहुत पहले चीन की लड़ाई में मारा जा चुका है। माँ उसे कहाँ समझ पाई। रेनू उस क्षण अनुपस्थित होकर भी उसके मस्तिष्क में उपस्थित है। व्यंग से उसने पूछा, वाकई माँ के सिर पर हाथ रखा तुम्हारा ही था। रेनू से झूठ नहीं बोल पाया। नहीं तो फिर तुमने टैक्सी वाले से सीधे सीधे क्यों नहीं कहा कि वो तुम्हें सरदार नगर ले चले। मैं वही जा रहा हूँ रेनू। अनायास उसका हाथ बाएं बाजू पर माँ के द्वारा बांधे गए ताबीज़ पे चला गया। मौनी बाबा का है, तेरी सेहत ठीक रहेगी, जानता है। सेहत की आड़ लेकर उस पर टोने टोटके आजमाए जा रहे हैं। उंगली के जोर से उसने ताबीज़ का डोरा खींचा। ताबीज़ को नहीं, उसने अपने सिर पर माँ की कसम धराता हाथ उठा रहा हो जैसे, और उस हाथ को उसने तेज़ी से चली आ रही डबल डेकर बस के सामने उछाल दिया। तो ये धन्यवाद, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की कहानी गर्दी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।